हाय फ्रेंड्स, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें शॉर्ट में कहता है डीपीएसपी। इनके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं डीपीएसपी, ये भारत के संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दिखाते हैं। मतलब उन्होंने 1950 के अंदर ही ये सोच लिया था कि भविष्य में राज्य के द्वारा कौन-कौन सी सुविधाएँ या सेवाएँ जनता को दी जानी चाहिए। उस समय तो नहीं, लेकिन भविष्य में देनी ज़रूरी है। उनको क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ये देश में क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य मतलब सरकार के लिए मौलिक मार्गदर्शन सिद्धांत के रूप में है। अब डीपीएसपी का सामान्य परिचय देखें, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें इसके, तो संविधान में स्थान की बात करें, तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल किए गए हैं। उल्लेख की बात करें, इनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किया गया है। उनको और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें संविधान की आत्मा या फिर दर्शन कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए संविधान की आत्मा या दर्शन क्या है? तो ये हमारे डीपीएसपी को संविधान की आत्मा और दर्शन माना जाता है। बात करें डीपीएसपी की, तो स्रोत की बात करें, तो ये प्रावधान हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्या आयरलैंड के संविधान से हमारे डीपीएफसी के प्रावधान लिए गए हैं। प्रकृति की बात करें तो देश के शासन में आधारभूत निर्देश है। क्या देश के शासन में आधारभूत निर्देश है, अर्थात ये राज्य को शासन करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में कौन-कौन से विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य मतलब सरकार हेतु संवैधानिक निर्देश या फिर निदेश या फिर ये सिफारिशें हैं। आप इनको देख सकते हैं, इनको निदेश भी कहा जा सकता है, निर्देश भी कहा जा सकता है या फिर सिफारिशें भी कही जा सकती है। अब इनको लाने का उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, न कि केवल पुलिस राज्य की स्थापना करना। अब आप सोचेंगे पुलिस राज्य क्या होता है? पुलिस राज्य वह राज्य होता है या वह शासन प्रणाली होती है जिसके तहत नियम कानून पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन हमें तो ऐसा करना नहीं है, हमें तो क्या करना है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। साथ ही इनकी विशेषताओं में एक विशेषता आती है, गैर न्यायोचित है, मतलब नॉन जस्टिसिएबल, मतलब राज्य के जो नीति निदेशक तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, गैर न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। मतलब इसके अंदर जो जो तत्व दिए गए हैं, जो जो हमें बातें बताई गई है, उनको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। इसका अर्थ है इनका यदि उल्लंघन होता है तो इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। आप इसे याद रखें। अब हम एक-एक करके देखते हैं राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, उनसे संबंधित कौन-कौन से अनुच्छेद है, उनके बारे में। अनुच्छेद आता है सबसे पहले अनुच्छेद 36। 36 की बात करें, इसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। तो भाग 4 के संदर्भ में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है कहाँ? अनुच्छेद 36 में। उन्होंने क्या बताया, राज्य की में कौन-कौन सी चीजें शामिल होगी? तो संघ की जो विधायिका है, संघ की कार्यपालिका, मतलब जो केंद्र सरकार से संबंधित है, तो ये हमारे राज्य में शामिल होगी। राज्यों की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका मतलब राज्य सरकारें, अन्य प्राधिकारी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, राज्य विधि से पोषित संस्थान है, ये सब हमारे इस राज्य में शामिल होंगे। और नीचे साफ-साफ बता दी गई ये परिभाषा मूलतः अनुच्छेद 12 में दी गई परिभाषा के सेम टू सेम है। तो 12 में भी यही राज्य की परिभाषा है, वो जो हमारे 36 में दी गई है। फिर आता है अनुच्छेद 37। 37 में लिखा हुआ अपरिवर्तनीयता, मतलब कि यह अनुच्छेद क्या करता है, डीपीएसपी की प्रकृति को साफ-साफ बताता है कि डीपीएसपी किस प्रकृति के हैं। इनके अनुसार डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय कोर्ट के द्वारा एनफोर्समेंट नहीं है, इनको लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन देश के शासन में ये आधारभूत होते हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना सरकार का एक कर्तव्य है। बस सरकार पर निर्भर करता है कि वह इनको कब लागू करेगी। फिर अनुच्छेद 38 की बात करें, अनुच्छेद 38 क्या कहता है, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद है। तो राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, इसके अनुसार क्या, राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। आप इसे याद रखेंगे, तीनों तरह के न्याय कौन-कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में, चार चीज कौन-कौन सी, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में किसी भी प्रकार की असमानता को कम किया जा सके। भाई किसी भी प्रकार की, मतलब हर तरह की जो असमानता है उसको कम करना। दो चीज है, पहली चीज तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। दूसरी चीज आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में जितनी भी असमानता है उसको कम किया जाना चाहिए। तो आर्टिकल 38 मतलब ये सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। यह हमारे क्या है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा विस्तारित किया गया था। पहले ये वाली चीज इसमें नहीं थी, लेकिन बाद में क्या है, इसमें ये चीज डाली गई है।
फिर आता है अनुच्छेद 39। 39 क्या है? एक तरह का नीति सिद्धांत है। क्या है? नीति सिद्धांत उसकी बात करें तो अनुच्छेद 39 राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति सिद्धांतों का उल्लेख करता है। जैसे एक-एक करके पढ़ें तो अनुच्छेद 39 ए की बात करें तो पुरुषों और महिलाओं को क्या पुरुषों और महिलाओं को रोजगार में समान अवसर दिया जाएगा, ये 39 ए में दिया गया है। मतलब आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, क्या आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार दिया गया है 39 ए में। फिर बात करें 39 बी की बात करें, 39 बी में क्या दिया गया है कि राज्य भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से करेगा। क्या राज्य भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से करेगा कि वह सामूहिक हित की सर्वोत्तम पूर्ति कर सके। 39 सी की बात करें तो राज्य क्या है अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस प्रकार करेगा कि धन और उत्पाद के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो। कि राज्य क्या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस तरह से करेगा कि धन और उत्पाद के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 39 डी की बात करें तो पुरुषों और महिलाओं को क्या पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ये कहाँ बताया है? 39 डी में। 39 ई की बात करें तो कर्मकार जो हमारे श्रमिक होते हैं और महिलाओं और बच्चों को बाध्य होकर कार्य ना करना पड़े। ये कर्मकार मतलब जो हमारे श्रमिक है तो श्रमिकों महिलाओं और बच्चों को बाध्य होकर कोई भी काम ना करना पड़े जो उनकी उम्र और सामर्थ्य के अनुरूप ना हो। मतलब स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा दी गई है 39 ई में। 39 एफ की बात करें तो बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। क्या बच्चों को क्या है स्वस्थ विकास के अवसर दिए जाएंगे, साथ ही साथ क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें शोषण से बचाने का प्रयास किया जाएगा। और ये प्रावधान हमारे 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला अनुच्छेद आता है हमारा 39 ए। ध्यान रखना यदि स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं जैसे 39 के अंदर ए बी सी डी ई एफ तो ये ए के अनुच्छेद 39 इसके सब पार्ट है। लेकिन यदि कैपिटल में लिखा हुआ है जैसे 39 कैपिटल ए इसका मतलब ये एक अलग अनुच्छेद है, आप इसे याद रखेंगे। और ये 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से डाला गया था। ये समान न्याय की बात कहता है। तो ये अनुच्छेद क्या समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जिसे फ्री लीगल एड है इसका उल्लेख करता है। इसका उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण कोई भी नागरिक न्याय से वंचित ना रह जाए। तो इसका उद्देश्य क्या है कि न्याय की सुनिश्चितता मतलब समान न्याय उपलब्ध कराना। अगला आता है अनुच्छेद 40 जो क्या है करता है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। तो ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। राज्य क्या है पंचायती राज संस्थाओं या मतलब जो ग्राम पंचायतें हैं इनकी स्थापना करेगा और उन्हें सशक्त बनाकर उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाएगा। यह अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है काम शिक्षा और लोक सहायता। क्या शॉर्ट में देखें तो काम शिक्षा और लोक सहायता की बात करें तो राज्य क्या अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर राज्य की जैसी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाएं उनके भीतर कुछ दशाओं में नागरिकों को काम शिक्षा और लोक सहायता जैसे हमारे बेरोजगारी बुढ़ापा बीमारी निशक्तता ऐसी स्थिति में क्या उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो काम शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से सरकार के द्वारा बहुत सारी पेंशन योजनाएं चलाई जाती है। फिर बात करें अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 का मतलब न्याय संगत कार्यदशाएं। तो राज्य के द्वारा कार्यस्थल पर आप याद रखेंगे राज्य के द्वारा कार्यस्थल पर न्याय संगत और मानवोचित दशाएं क्या न्याय संगत और मानवीय दशाएं सुनिश्चित की जाएगी कि भाई काम तो करना है लेकिन काम करने की जगह कैसी होनी चाहिए न्याय संगत होनी चाहिए और मानवोचित मतलब इंसानों के रहने लायक होनी चाहिए। इसमें खासकर देखें तो गर्भवती महिलाओं को अवकाश या प्रसूति सहायता देने का प्रावधान भी अनुच्छेद 42 में किया गया है। मैटरनिटी रिलीफ होती है तो सेंटर के कर्मचारियों में क्या 6 महीने की दी जाती है तो वो भी इसके अंदर ही शामिल की गई है। फिर आता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में क्या दिया गया है निर्वाह योग्य मजदूरी। तो राज्य क्या सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी मतलब कम से कम मजदूरी इतनी हो कि वो आराम से छोटा जीवन जी सके, इतनी मजदूरी तो दी जानी चाहिए। और शिष्ट जीवन स्तर और काम तथा सामाजिक सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कौन राज्य। विशेष रूप से देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्या विशेष रूप से देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। फिर आता अनुच्छेद 43 ए इसकी बात करें तो ये हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा कि प्रबंधन में भागीदारी। तो राज्य क्या उपयुक्त विधान मतलब कानून बनाकर राज्य क्या करेगा एक उपयुक्त विधान मतलब कानून बनाएगा और उस कानून के द्वारा कर्मकारों मतलब श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंधन में हिस्सेदारी दिए जाने के लिए कदम उठाएगा कि जो हमारे श्रमिक है ये कामगार है ये जिस संगठन में काम करते हैं उसके प्रबंधन में उनकी हिस्सेदारी हो ऐसे कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 ए
42 संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। फिर अनुच्छेद 43 बी की बात करें, 97 संविधान संशोधन 2011 में इसे जोड़ा गया था। ये क्या करता है? सहकारिता को प्रोत्साहन देता है। ये क्या करता है? सहकारिता को प्रोत्साहन देता है। राज्य क्या करेगा? सहकारी समितियों मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इनके स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये क्या करेगा? मजदूरों को सहकारी समितियों की स्थापना की अनुमति का समर्थन करता है। ये क्या करता है? मजदूरों को सहकारी समितियों की स्थापना की अनुमति का समर्थन करता है। अगला संविधान संशोधन आता है 97वां संविधान संशोधन 2011। इसकी बात करें तो यह संशोधन क्या है? सहकारी समितियों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लेके आता है। इसकी बात करें 2011 में इसे लाया गया था। अनुच्छेद 19 सी में ये संशोधन करता है। 19 सी में क्या करता है? सहकारिता शब्द जोड़ देता है और जो जोड़ करके इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। 19 सी के अंदर क्या? सहकारिता शब्द को जोड़ा गया, जिससे सहकारिता एक तरह का मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बन गया। मतलब संघ या यूनियन बनाने के अधिकार के तहत इसको शामिल किया गया। 9 बी की बात करें तो भारतीय संविधान में 9 बी सहकारी समितियां जोड़ा गया। जैसे 9 में तो पंचायतें हैं, 9 ए में हमारे नगर पालिका या अर्बन लोकल बॉडीज है, तो 9 बी में क्या है? सहकारी समितियां। टीपीएसपी की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 बी में जोड़ा गया सहकारिता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे हमारे, ये हमारे 97 संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत। फिर आता है अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद आता हमारा अनुच्छेद 44, जो क्या किस चीज का प्रावधान करता है? यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करें तो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, प्रस्तावना की बात करें तो राज्य क्या करेगा? भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में, राज्य क्या करेगा? राज्य का मतलब देश। राज्य क्या करेगा? भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने का प्रयास करेगा। उद्देश्य क्या है? सभी विभिन्न धर्मों और समुदायों के व्यक्तिगत कानून जैसे हमारे विवाह, तलाक, विरासत, वसीयत, इनको एकीकृत करके एक समान कानून बनाया जा सके। तो राज्य क्या करेगा? यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का प्रयास करेगा। अब बात करें कौन कौन से वो सिविल मामले हैं जिनके अंदर इनको लागू किया जा सकता है, उसकी बात करें तो इसमें क्या है? हाँ, इनमें विवाह, तलाक, वसीयत या विवाह, तलाक, वसीयत, संपत्ति विवाद, इन सब चीजों को शामिल किया जाएगा, जिनके लिए वर्तमान में सभी के लिए समान कानून नहीं है। मतलब व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं अलग अलग जो धर्म है उनके अंदर। तो इसके लिए क्या यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई अनुच्छेद 44 में। सिविल मामलों में विवाद व्यक्ति बनाम व्यक्ति होता है। आपराधिक, ये तो हमने कुछ मामले देख रहे हैं, सिविल मामले और आपराधिक मामले क्या-क्या होते हैं, तो उनकी बात करें, तो हमारे सिविल मामलों में तो सबके कानून अलग-अलग है, लेकिन आपराधिक मामलों में तो सबके कानून एक ही है। जैसे हत्या, डकैती, चोरी, झगड़ा इनको शामिल किया गया है। इनके लिए भारत में सभी के लिए समान कानून है। इसके लिए हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी इस तरह के कोड बने हुए हैं। आपराधिक मामलों में विवाद क्या है? व्यक्ति बनाम राज्य होता है। तो सिविल मामलों में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। कानून बनाने की शक्ति की बात करें, विवाह, तलाक, वसीयत आदि के मामलों में समवर्ती सूची में शामिल है ये वाले, इसलिए इन पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बना सकती है। फिर आता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? कि अनुच्छेद 45 कहता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा की बात करता है। मूल प्रावधान क्या थे? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, क्या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पोषण और आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करना। इसमें संशोधन किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए। इसमें संशोधन किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए इसमें संशोधन किया गया और इस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 2021 ए के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। इस संशोधन ने क्या किया? शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 ए के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। परिणाम स्वरूप क्या? अनुच्छेद 45 को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा तक सीमित कर दिया गया। जो हमारा अनुच्छेद 45 था, इसको 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा तक सीमित कर दिया। अगला आता हमारा अनुच्छेद, अनुच्छेद 46। ये क्या कहता है? शैक्षिक और आर्थिक हित, मतलब राज्य क्या करेगा? एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति और ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके आर्थिक सहायता और शिक्षा के हितों को विशेष सावधानी से संवर्धित करेगा, मतलब बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो इनके आर्थिक सहायता और शिक्षा के हितों को क्या धीरे-धीरे करके बड़ी सावधानी से बढ़ाने की कोशिश करेगा। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषण और लोक स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य। राज्य क्या करेगा? नागरिकों की पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। राज्य क्या करेगा? नागरिकों के पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। क्रियान्वयन की बात करें तो राज्य क्या है? खतरनाक औषधियों और मादक पेय, जो हमारे शराब होती है उसकी बात करें, नशीले पदार्थ, उन पर प्रतिबंध लगाएगा। राज्य क्या करेगा? खतरनाक औषधियों पे, साथ ही साथ मादक पेय, शराब पर प्रतिबंध लगाएगा। जैसे कई राज्यों में तो शराब पर प्रतिबंध है, जैसे हमारे गुजरात में है, बिहार में है, यहाँ शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। अनुच्छेद 48 की बात करें, अनुच्छेद 48 में क्या दिया गया है? कृषि और पशुपालन। राज्य क्या कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करेगा। क्या करेगा? राज्य कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करेगा। इसके तहत पशुओं के नस्ल सुधार और संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे। बूचड़खाने बंद करने का प्रयास किया गया। साफ साफ लिखा गया गोवध को निषेध किया गया है। क्या गोवध का निषेध किया गया है कि गायों को मारना पाप है? ये कहा गया हमारा अनुच्छेद 48 में। इसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया 48 ए, ये हमारे 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। जो क्या जोड़ा गया? पर्यावरण संरक्षण का पॉइंट। राज्य क्या करेगा? पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा का भी प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद क्या? 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। पर्यावरण संरक्षण। फिर आता है अनुच्छेद 49 की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उनके संरक्षण की बात कहता है। तो राज्य क्या करेगा? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50 की बात करें, ये पृथक्करण की बात करता है। तो राज्य की जो लोक सेवाएं होती है उनमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कदम उठाएगा। राज्य क्या करेगा? तो राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कदम उठाएगा, मतलब शक्तियों के पृथक्करण की बात करता है, जिसका उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। पर अनुच्छेद 51 आता है। 51 क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। अनुच्छेद 51 क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। तो ये डीपीएसपी का अंतिम अनुच्छेद है, जो क्या करता है? राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करने का निर्देश देता है। अब बात करें ऐसे कौन कौन से प्रयास है जो इसके लिए जरूरी है। तो विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण और न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों और कानूनों का सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाना इसमें शामिल किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए। अब हम देखेंगे जो डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी में संवैधानिक संशोधन किए गए समय समय पर। वो कौन कौन से संशोधन है जो इसके अंतर्गत किए गए हैं? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें अब तक 4 बार संशोधन किए जा चुके हैं। पहला संशोधन हमारे 1976 में आया था, 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें क्या जोड़ा गया? 39 ए, 39 एफ, 43 ए और 48 ए, ये 4 अनुच्छेद जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात करें, इसमें क्या जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 38(2), जिसमें क्या दिया गया था? आय, सुविधाओं आदि की असमानता को कम करने के निर्देश दिए गए थे। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 की बात करें, इसमें जोड़ा नहीं गया, इसमें संशोधित किया गया अनुच्छेद 45 को। इसमें क्या किया गया? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल तक सीमित किया गया इसको। फिर हमारे 97वें संविधान संशोधन 2011 है, जिसमें एक चीज जोड़ी गई 43 बी, मतलब सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये हमारे 4 बार संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। अब बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी के क्लासिफिकेशन भी किया जा सकता है। तो संविधान में डीपीएसपी का कोई अलग से तो वर्गीकरण किया नहीं गया, लेकिन उसकी जो विषय वस्तु है उसी के आधार पर इसको 3 भागों में या 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि डीपीएसपी के जो अनुच्छेद है वो अपनी प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटे जा सकते हैं। ये हमारे समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत, तो 3 भाग है इनके, तो उसकी बात करें। जो समाजवादी सिद्धांत है वो कैसा सिद्धांत है? मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय होना चाहिए, आय की असमानता कम और समान वितरण होना चाहिए। तो ये हमारा समाजवादी सिद्धांत है। कौन कौन से अनुच्छेद इससे संबंध रखते हैं? तो 38, 39, 39 ए, 41, 42, 43, 43 ए और 47। आप इसे याद रखेंगे, 38, 39, 39 ए, 41, 42, 43, 43 ए और 47। गांधीवादी सिद्धांत की बात करें तो ग्राम आधारित विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, नशा मुक्ति, कमजोर वर्ग का उत्थान, ये हमारे गांधीवादी सिद्धांत है। तो इसके संबंध रखने वाले कौन कौन से अनुच्छेद है? 40, 43, 43 बी, 46, 47 और 48। फिर आता है हमारा उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत, मतलब इसके अंदर प्रमुख सिद्धांत क्या है? स्वतंत्रता, वैश्विक शांति, बुद्धिमत्ता, पर्यावरण संरक्षण, यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, ज्ञान आधारित सुधार। इसमें हमारे 44, 45, 48, 48 ए, 49, 50 और 51 इन अनुच्छेद को शामिल किया गया है,
तो वर्गीकरण में हमारे समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों में 3 तरह का वर्गीकरण किया गया है। कई बार क्या हमारे मूल अधिकार और जो डीपीएसपी है, इसमें लड़ाई चलती रहती है। दोनों में सर्वोपरि कौन है? तो इसके बारे में देखें। सबसे पहले ऐतिहासिक विकास की बात करते हैं। वैसे हमने मूल अधिकार के अंदर इसको देख लिया था, एक बार और देख लेते हैं। चंपकम दोरायजराजन बनाम मद्रास राज्यवाद जो हमारे 1951 में आया था, इसके बारे में देखें। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मूल अधिकार सर्वोपरि है। डीपीएसपी की पूर्ति के लिए मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। फिर केस आता हमारा 1967 का गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद किसी भी मूल अधिकार में संशोधन या उसे समाप्त नहीं कर सकती। फिर 24वां संविधान संशोधन 1971 आता है। संसद ने क्या किया? कानून बनाकर यह शक्ति प्राप्त की कि वह संविधान अधिनियम के तहत, संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये हमारा 24वां संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत आता है। फिर एक केस आता, केस था हमारा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस 1980 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। न्यायालय ने माना कि मूल अधिकार और डीपीएसपी क्या एक दूसरे के पूरक है। मतलब एक दूसरे की कमियों को पूरा करने का काम कौन करते हैं? डीपीएसपी और मूल अधिकार। लेकिन ये विरोधाभासी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक का पूरा करे तो दूसरे को कम किया जाए, बल्कि दोनों का उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण होता है। तो बुनियादी ढांचे का सिद्धांत हमारा केशवानंद भारती केस में आता है। तो न्यायालय ने माना कि मूल अधिकार डीपीएसपी के बीच में संतुलन संविधान का बुनियादी ढांचा है। मतलब दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। फिर सर्वोपरिता की बात करें, इसके बावजूद न्यायालय ने दोबारा से बताया कि डीपीएसपी की तुलना में मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। क्या? डीपीएसपी की तुलना में मूल अधिकारों को ही सर्वोपरि माना जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान में डीपीएसपी की तुलना में मूल अधिकार श्रेष्ठ है। अपवाद की बात करें तो अनुच्छेद 39 बी, जिसमें दिया गया है भौतिक संसाधनों का समान वितरण। एक है अनुच्छेद 39 सी, जिसमें दिया गया धन के केंद्रीकरण को रोकना। तो 39 बी और 39 सी के केंद्र जो नीति निर्देशक तत्व है, ये अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19, 14 में समानता का अधिकार, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, इनके मूल अधिकारों की तुलना में श्रेष्ठ है। इसके अपवाद है। अब बात करेंगे मूल अधिकार डीपीएसपी में कुछ अंतर है कि नहीं। बात करें मूल अधिकार डीपीएसपी में कभी अंतर पूछा जाए तो आपको कौन कौन से अंतर बताने हैं। बात करें तो मूल अधिकार के नकारात्मक प्रकृति के हैं, मतलब राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं। डीपीएसपी सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, मतलब राज्य को कुछ कार्य करने के निर्देश देते हैं। तो प्रवर्तनीय की बात करें तो मूल अधिकार क्या है? न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, मतलब जस्टिसिएबल है। डीपीएसपी की बात करें तो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब नॉन जस्टिसिएबल है। मूल अधिकार की लागू होने की बात करें तो संविधान लागू होने के साथ ही स्वचालित रूप से इसे लागू कर दिया गया था। डीपीएसपी की बात करें तो लागू करने के लिए विधि निर्माण की आवश्यकता होती है, ऐसे नहीं। फिर बात करें उद्देश्य की, तो हमारे मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मूल अधिकार का स्वरूप की बात करें तो ये व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं, मतलब व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त करने की गारंटी देते हैं। बात करें हमारे डीपीएसपी की तो सामाजिक और सामुदायिक प्रकृति के, मतलब केवल एक व्यक्ति पे केंद्रित नहीं है, पूरे समाज पे केंद्रित है। अब बात करें डीपीएसपी के जरिए क्या राज्य को निर्देश दिए जाते हैं कि वह जनता के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। अब जनता सरकार ने ऐसा कुछ किया है या नहीं, तो डीपीएसपी का अनुपालन हुआ या नहीं। डीपीएसपी हालांकि गैर न्यायोचित है, देश के शासन में आधारभूत है। सरकारों ने इसे लागू करने के लिए कई कानून और नीतियां बनाई है, कई बार परीक्षा में आते हैं ये भी। बात करें 39 डी को सिद्ध करने के लिए, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, एक कानून आया था, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। 39 ए की बात करें जो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की प्रावधान करता है। इसके लिए हमारे नालसा, मतलब विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 आया था। फिर अनुच्छेद 40 की बात करें ग्राम पंचायतों का गठन, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 41 की बात करें, इसके अंतर्गत काम का अधिकार दिया गया। तो मनरेगा, मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा 2005 आया था, काम का अधिकार। अनुच्छेद 42 की बात करें, इसके तहत क्या दिए गए? प्रसूति सहायता दी गई है, मतलब मातृत्व लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 आया था। अनुच्छेद 43 की बात करें निर्वाह योग्य मजदूरी, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आया था। अनुच्छेद 43 बी की बात करें तो सहकारी समिति को प्रोत्साहन, तो 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2011 के माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा, तो एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
अनुच्छेद 46 की बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी के शैक्षिक और आर्थिक विकास में बढ़ोतरी। तो एससी, एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम और विभिन्न प्रकार की आरक्षण नीतियां इसको सिद्ध करती है। कि अनुच्छेद 47 की बात करें, लोक स्वास्थ्य पोषाहार स्तर की बात करें, तो हमारा एनएचएम मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध जो राज्य सरकारों को मतलब गुजरात और बिहार जैसे जो राज्य हैं, इन्होंने आगे बढ़ के मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया है। अनुच्छेद 48 में तो गोवध निषेध पशुपालन, तो विभिन्न राज्यों के द्वारा गोवध निषेध कानून बनाए गए हैं। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य वन संरक्षण अधिनियम 1980, तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। अनुच्छेद 49 मतलब राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उनके संरक्षण के लिए है। तो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल विश्व अवशेष अधिनियम 1958, ये हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 50 की बात करें, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करें, तो आपराधिक जो प्रक्रिया संहिता है सीआरपीसी में बदलाव के माध्यम से जिला स्तर पर न्यायिक मजिस्ट्रेटों को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है। अब बात करें हमारे नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना की जाती है। कई बार परीक्षा में पूछते हैं इसकी आलोचना, ये कमियां बताएं। तो डीपीएसपी की आलोचना मुख्य रूप से उसके गैर न्यायोचित चरित्र का के पर केंद्रित है, मतलब इसी के आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। पहली बात तो कोई कानूनी शक्ति नहीं, क्यों? क्योंकि गैर न्यायोचित है। क्यों? क्योंकि यदि ये पूरे नहीं होते तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। केटी शाह ने इन्हें अतिरेक कर्मकांडी बताया। इसकी तुलना एक चेक जो बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है, उस पे कहा गया कि बैंक में यदि पैसे होंगे तो ही मिलेंगे, इस तरह से एक चेक बताया। नसीरुद्दीन ने इन्हें नव वर्ष प्रस्ताव की तरह बताया कि नए साल के जैसे प्रस्ताव आते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं पूरे हो, तो इस तरह का प्रस्ताव बताया। टीटी कृष्णामाचारी ने बताया भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है, कि भावनाएं तो राज्य चाहता तो है लेकिन कुछ होता नहीं है, तो ऐसी भावना इसके अंदर डाल दो। केसी वेयर की बात करें तो उन्हें लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र लगाइए। सर आइवर जेनिंग्स ने इन्हें कर्मकांडी आकांक्षा कहा है। फिर तर्कहीन व्यवस्था की बात करें तो आलोचक जैसे हमारे एन श्रीनिवासन के अनुसार देखें तो इन निदेशकों को तार्किक रूप से व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। जो हमारे निदेशक है इनको क्या तार्किक रूप से व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। ये कम महत्व के मुद्दों को अत्यावश्यक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से मिलाते हैं। तो कम महत्व के जो मुद्दे हैं इनको अत्यावश्यक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से मिलाते हैं। रूढ़िवादी की बात करें तो सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार ये निदेशक तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पे आधारित है और 20वीं सदी के मध्य में ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। मतलब ये आज काम के नहीं है, किसी टाइम पे काम के थे लेकिन आज काम के नहीं। संवैधानिक टकराव की बात करें तो के संथानम का मानना था कि इन तत्वों से केंद्र राज्य के बीच में, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में संवैधानिक टकराव होगा जब डीपीएसपी को लागू करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने डीपीएसपी या राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है इनके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।